Hello friends and dear students, let's start our class. And as you know, we were just only talking about the correct form of the verb. That means the verb correction or the sequence of tense or the tense and timing. In this series, we have read out our first tense, simple present. आज अपन अपने इस वीडियो में गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट कंटिन्यूअस. तो अपनी क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं लास्ट वीडियो के बारे में, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस जो हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा उसके बारे में रिमाइंड कर दूं कि पिछले वीडियो के अंदर हमने वर्ब करेक्शन को पूरा पढ़ लिया. अब उसमें कुछ ध्यान देने लायक जो बात है, यह टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा. देखिए, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता रहा हूं. जैसे यहां पे मैं कहूं रुचि with her brothers. Ruchi with her brothers take rest at noon every day. ठीक है. आप ये जो दो तीन एग्जांपल्स मैं लिख रहा हूं, इन पे पूरा ध्यान दोगे. 2 नंबर सेंटेंस में लिखूं आई एज वेल एज सी, या अपन कहें कोई पर्टिकुलर नेम राधा. आई एज वेल एज राधा खालिस्तान नोट लाइक मीट. या फिर जैसे यहां मैं लिखूं नोट ओनली रमेश बट ऑल्सो all his friends blank usually या फिर इसके बाद लेंगे ब्लैंक फ्रेंड्स यूजुअली कम ऑन टाइम. ये जो तीनों एग्जांपल्स मैंने आपको लिखे हैं, ये अपने तीनों के तीनों प्रेजेंट सिंपल से रिलेटेड है. कैसे? देखिए, जैसे ये आपका सब्जेक्ट है, हम इसी पे चर्चा करेंगे बस थोड़ा सा. यहां पे ये अपना सब्जेक्ट है और यहां पे ये अपना सब्जेक्ट है पूरा. अब ये प्रेजेंट सिंपल का है. क्यों? क्योंकि यहां पे आपके सामने एक टाइमली एडवर्ब या एडवर्ब ऑफ टाइम शब्द आया है एवरी डे. एंड एज यू नो, एवरी प्लस टाइम, ईच प्लस टाइम, वंस प्लस टाइम, ट्वाइस थ्राइस प्लस टाइम, ये सारे के सारे जो हैं, ये इंडिकेशन है अपने पास प्रेजेंट सिंपल की. और इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं, मैं आपको लिखा भी चुका हूं. लेकिन यहां सीखना क्या है? यहां ये देखिए, यहां आपने पहचान कर लिया कि एवरी प्लस टाइम, हाँ ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है. फिर आपने देखा कि दूसरा स्टेप आपका कि प्रेजेंट सिंपल का कौन सा वाक्य है? साधारण वाक्य है. तो साधारण वाक्य में आपको पता है कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, और यदि सिंगुलर है तो उसके साथ अपन को एस या ईएस कनेक्ट करना होता है. तो यहां आप बताओगे कि सब्जेक्ट क्या है. रुचि विद हर ब्रदर्स.
अब हम चक्कर में पड़ जाते हैं कि ब्रदर्स ये तो प्लूरल है, यहां रुचि जो है वो सिंगुलर है, ये एंड से है जुड़ करके विद से जुड़ा है, तो ध्यान दोगे रुचि विद हर ब्रदर्स टेक रेस्ट एट नून एवरी डे। रुचि अपने भाइयों के साथ हर दोपहर को विश्राम करती है। या तो आप इसको यूं ट्रांसलेट करोगे, ऐसे ट्रांसलेट कर रहे हो तो करती है, दैट मीन्स चर्चा किसकी चल रही है, खाली रुचि की चल रही है, तो ये सिंगुलर हुआ। अब कोई इसको ये कहे कि रुचि अपने भाइयों के साथ दोपहर को विश्राम करती हैं, तो इसका तो कोई औचित्य नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि ये यहां पे गौण है, चर्चा किसकी चल रही है, रुचि की, तो आपका सब्जेक्ट जो है वो रुचि ही माना जाएगा, एज यू नो, और आप जानते हो ये सिंगुलर है, तो यहां पे सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या यस। टैक्स मतलब हुआ कि रुचि अपने भाइयों के साथ हर दोपहर को विश्राम करती है। तो यहां एक नया नियम है, ये देखिए, आई एज वेल एज राधा नोट लाइक मीट। अब इसकी अगर पहचान की तो बात करें कि कौन से टेंस से रिलेटेड है ये सेंटेंस, तो आप ये स्वभाव या आदत की बात है, और आदतन हैबिचुअल फैक्ट जितने भी होते हैं स्वभाव से रिलेटेड, चाहे प्राणी की हो, मनुष्य की हो या जानवर की हो, स्वभाव की बात करें तो प्रेजेंट में लिखी जाती है, तो यहां आपने पता लगा लिया प्रेजेंट सिंपल है। लेकिन वही सब्जेक्ट की बात आई, आई और राधा दो आए हैं इसमें, लेकिन मैं राधा की तरह, रुचि अपने भाइयों के साथ रुचि की बात चल रही है, मैं राधा की भांति मीट नहीं खाता हूं, तो यहां पे बात आई यानी मेरी चल रही है, तो ये गौण है, ठीक है। और आई को प्लूरल माना जाता है, और वाक्य आपने देखा नकारात्मक है, तो प्रेजेंट सिंपल में वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए सिंगुलर के साथ डज नॉट ज्यादा वाला और प्लूरल के साथ कम वाला डू नॉट अपन लगाते हैं, और डू और डज का प्रयोग होते ही एस और यस का चक्कर खत्म हो जाता है। तो आई के साथ लगता डोंट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइक। अब ये देखिए, नॉट ओनली रमेश बट ऑल्सो ऑल हिज फ्रेंड्स, ना केवल रमेश बल्कि उसके सारे के सारे मित्र यूजुअली वाई लगाइए यहां कम ऑन टाइम, इससे पहचान हो गई प्राय समय पर आते हैं, तो बात राधा की नहीं रमेश की नहीं चल रही है। ना केवल रमेश बल्कि उसके सारे मित्र समय पर आता है नहीं आते हैं, तो ये प्लूरल हो गया, तो प्लूरल है तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई छेड़छाड़ जो है वो नहीं होती। ये पिछले टेंस से मैंने इसलिए रिलेट किया है कि ये पिछले टेंस का ही मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि अगर दो नाउन्स या दो प्रोनाउंस को विद, टुगेदर विद के साथ जोड़ा जाता है या एज वेल एज के साथ जोड़ा जाता है, तो आपको वर्ब जो है वो पहले आए हुए सब्जेक्ट के अनुसार फिलअप करनी है। अगर कोई सेंटेंस नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नोर, इनसे अगर दो नाउन या प्रोनाउन कनेक्ट हो रही हैं, तो बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आपको वर्ब फिलअप करनी होती है। अब ये एक बड़ा इश्यू है, और ये जो टॉपिक है मैं आपको आगे लेके चल रहा हूं, इस टॉपिक से भी आगे के लिए मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूं कि ये जो चीजें हैं ये आएंगी हमारे किसमें, सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट, और इस टॉपिक के बाद यानी टेंस के तुरंत बाद अपन ये पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये इससे रिलेटेड है, ये आपके पैसिवाइजेशन से भी रिलेटेड है, क्योंकि उसमें भी आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में चेंज करने होते हैं। तो इसमें हम ये बात सीख जाएंगे, जैसे कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये सिंगुलर है, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये प्लूरल है, तो ये सारी चीजें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सीख लेंगे। इसका मतलब होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल, इसको जानना और पहचानना बहुत ही जरूरी होता है। तो ये अपने सिर्फ इस पर ये चर्चा की है कि इसके बाद अपन ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अब आइए अपन आज का अपना जो टॉपिक है उसकी शुरुआत करते हैं। कल के वीडियो में हमने प्रेजेंट सिंपल, द यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट ये कंप्लीट कर लिया था, और आज अपन शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट 2 नंबर टेंस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस या मैं इसको प्रोग्रेसिव कहूं। कुछ बातें, हाँ, हम चारों टेंस के चारों टॉपिक, एक टेंस के चारों पार्ट पूरे करने के बाद यानी प्रेजेंट के चारों पूरे करने के बाद, पास्ट के चारों पूरे करने के बाद और फ्यूचर के चारों पूरा करने के बाद 4-4 का मोड, 4-4 का चार्ट बना लेंगे उनको खूब ठीक से समझने के लिए। लेकिन यह बात याद रखना कि अपने पास 6 कंटिन्यूस है,
तो आज अपन पहला कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं और 3 परफेक्ट हैं। तो कंटिन्यूस वो है जिनमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी उसके साथ आईएनजी कनेक्ट होना है। और ये हर टेंस में यानी प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, तीनों में दो दो कंटिन्यूस हैं। इसका मतलब एक कंटिन्यूस और एक परफेक्ट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब होता है कि कोई कार्य हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा था, पास्ट में हो रहा होगा, फ्यूचर में, लेकिन इसमें समय नहीं है कि कोई कार्य कब से प्रगति पर है। और जो चौथा आएगा परफेक्ट कंटिन्यूस, उसमें समय दिया हुआ होगा, उसमें साथ में यह भी पता लगेगा कि कोई कार्य प्रगति पर तो है, प्रोग्रेसिव है, मतलब गोइंग ऑन, चल रहा है, लेकिन आपको ये बताया जाएगा चौथे, 8वें और 12वें टेंस के अंदर कि वो कब से प्रगति पर है, मतलब उसमें सिंस फॉर यानी समय दिया हुआ होगा। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। इसकी जो सामान्य बातें हैं वो देख लें और फिर मोस्टली हमें सीखना क्या है, हमें सीखना तो है यूज ऑफ एनी पर्टिकुलर टेंस। इसमें भी हम यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस पे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ये सामान्य बातें जो हैं इनसे हम वाकिफ हैं। लेकिन फिर भी आइए, अगर अपन ए बिंदु पर चर्चा करें तो सबसे पहले अपन देखेंगे इनकी हेल्पिंग वर्ब्स। देखिए इन बातों में कुछ नहीं है, रहा है, रही है, हम सब जानते हैं। यानी वैसे अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करूं तो कौन से एक्शंस, इंसिडेंट्स इस टेंस के अंदर इंक्लूड की जाती हैं, यानी दोज एक्शंस और इंसिडेंट्स दैट आर मोस्टली गोइंग ऑन, कॉन्स्टेंटली, प्रोग्रेसिव, जो प्रगति पर हैं, गतिशील हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी बोलते समय। जैसे अब मैं बोल रहा हूं, अब मैं आपसे कहूं मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब मेरा ये जो पढ़ाने का कार्य है ये क्या है, प्रोग्रेस पर है, ये प्रगतिशील है, ऐसा हो रहा है। तो ऐसी जो घटनाएं हैं, कार्य हैं, वो इस टेंस के अंदर शामिल किए जाते हैं। अगर बात करें इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स की, तो देखिए इसके अंदर 3 हेल्पिंग वर्ब्स इंक्लूड की जाती हैं, इज, एम और आर। और याद रखना कि ये आपकी प्राइमरी ऑक्सिलियरी में भी शामिल हैं। कई बार चर्चा कर चुका हूं, वो 24 जो ऑक्सिलियरी वर्ब्स हैं जिसमें 13 मॉडल हैं और 11 ये प्राइमरी ऑक्सिलियरीज हैं। तो ये इसका भी हिस्सा है, जैसे उसमें डू ऑर्डर्स था पिछले वाले में। तो इज, एम, आर ये हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं और ये बी क्रिया के रूप में मैन वर्ब भी होती है। इज, एम, आर इनका प्रयोग कैसे करेंगे, देखिए इज का जो आप प्रयोग करोगे, शॉर्टली आसान से तरीके से बता दो कि इज का प्रयोग अपन करेंगे विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स, विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स कोमा सिंगुलर थर्ड पर्सन। 3 पर्सन होते हैं अपने पास, ये बात भी अपन सीखेंगे नरेशन के अंदर। जैसे फर्स्ट पर्सन वक्ता होता है आई और बी, सेकंड पर्सन श्रोता जैसे कि आप, यू, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे माने जाते हैं। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है उसमें है जैसे ही, सी और इट, ठीक है। और सिंगुलर जो सब्जेक्ट हो गए उसके अंदर जैसे राम, श्याम, मैंगो, सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर थर्ड पर्सन। अगर बात करें आर की, तो आर का जो प्रयोग है, आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आप करोगे विद प्लूरल सब्जेक्ट्स, विद प्लूरल सब्जेक्ट्स और प्लूरल थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। इसके अंदर जैसे यू है, वी है, आई शामिल नहीं इसमें फर्स्ट पर्सन, और दे है थर्ड पर्सन, और बाकी प्लूरल जितने भी सब्जेक्ट होते हैं जैसे मैंगोज, बॉयज। और एम जो है, एम, इसका प्रयोग केवल और केवल ऑलवेज विद आई, यानी फर्स्ट पर्सन आई के साथ ही इसका जो प्रयोग है वो होता है। तो इसको आप याद रख लोगे, उम्मीद है मुझे, कोई सामान्य बात है। 2 नंबर पे आ जाइए। 2 नंबर में अपन बात करते हैं यानी मैन वर्ब की फॉर्म, यानी क्रिया का कौन सा रूप इस टेंस में इस्तेमाल होता है। तो एज यू नो, अपन जानते हैं एज, इट इज, कंटिन्यूअस टेंस, पता है हमें कि ये प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस टेंस है,
और ये बात यहीं पे लिख दूं, जितने भी अपने आगामी 5 कंटिन्यूस टेंस जो आने हैं उनमें बार बार ये बात बतानी नहीं पड़ेगी। एंड इन ईच कंटिन्यूअस टेंस और प्रोग्रेसिव टेंस वी हैव टू यूज, हमें इस्तेमाल करना होता है द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब या फिर ऑफ द मैन वर्ब। हमें प्रत्येक कंटिन्यूअस टेंस के अंदर, एक आज अपन पढ़ रहे हैं, फिर 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर और 12 नंबर, यानी कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कंटिन्यूअस तो है ही, और प्रत्येक कंटिन्यूअस के टेंस के अंदर हमें वर्ब की चौथी फॉर्म, यानी इन ईच कंटिन्यूअस टेंस वी हैव टू यूज द फोर्थ फॉर्म ऑफ मैन वर्ब या ऑफ द वर्ब। और फोर्थ फॉर्म क्या होती है, देखिए फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बराबर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके साथ है आईएनजी, यानी जिसको अपन आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, तो वर्ब के साथ आईएनजी यहां लगेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वर्ब दिखाई दी और उसमें आपने आईएनजी कनेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। तो वर्ब के साथ आईएनजी लगाने के या वर्ब के साथ आईएनजी कनेक्ट करने के भी कुछ रूल्स हैं, इनको यहां समझ लेना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आपको जो कई बार, जैसे कि अगर सतह की, मैं अगर प्रत्येक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करूं तो उसमें 20 से 25% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सतही यानी नॉर्मल होते हैं, बेसिक होते हैं, और लगभग उसको हल भी सभी करते हैं, जितने भी प्रतियोगी होते हैं उनको हल करते हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते तो इजी हैं, लेकिन हमें वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने वाले होते हैं। यानी वर्ब के साथ आईएनजी की लगी हुई आपको जो फॉर्म मिलेंगी उसमें कई बार गलतियां होंगी। जैसे कि मान लीजिए अगर बांधना शब्द है और आपको ये दे रखा है TIE और फिर आईएनजी लगा रखा है, तो ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन में आपको LY या TYING मिलेगा, ऐसा भी मिलेगा। तो क्यों ना आईएनजी जोड़ने के भी शॉर्ट और स्वीट जो तरीके हैं वो सीख ली जाए। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, यहां पे सवाल ये उठता है, हाउ डू वी कनेक्ट ING विद ए वर्ब। हम किसी एक क्रिया के साथ ING को कैसे कनेक्ट करते हैं, उसकी चौथी फॉर्म यूं कहूं मैं, हाउ डू वी क्रिएट द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। हम क्रिया की चौथी फॉर्म कैसे बनाते हैं। तो देखिए यहां अगर मैं कुछ कहूं, जैसे मान लीजिए कुछ एग्जांपल्स लिखूं, जैसे कमिंग, ये गलत है। सही क्या है, कमिंग, ये सही है, ठीक है। यहां मैं कहूं कटिंग, ये गलत है, कटिंग ये सही है। यहां मैं कहूं टाई, तो इसके साथ अगर आप ये कर रहे हो TIE और ING गलत है, TYING सही है। यहां हमें ये चीजें सीखनी है कि ING जोड़ने के लिए आप बस खाली 3 बातें याद रख लीजिए, बाकी जो बच गए उनके साथ सीधा आप ING जोड़ सकते हो। और वो 3 मुख्य बातें कौन सी है, यहां ध्यान देने लायक ये बहुत जरूरी बात है। आप पूरा ध्यान दीजिए इस बात पे कि ING कैसे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये जो छोटी छोटी बातें हैं और ये छोटी छोटी गलतियां ही हमें काफी दूर ले जाती हैं और हमारे जो टारगेट और लक्ष्य है उससे हमें वंचित कर देती हैं। तो इसमें देखिए पहला नियम है ING कनेक्ट करने का, पहला नियम, और वो क्या है देखिए। यहां आप ये सीखोगे वर्ब्स एंडिंग इन ई, यानी वो क्रियाएं जो ई पे खत्म होती हैं। यानी मैं कहूं बिल्कुल सीधी भाषा में कि वो वर्ब्स जिनके अंत में ई लगा होता है, यानी वर्ब्स एंडिंग इन ई, वो क्रियाएं जो ई पे खत्म होती हैं ड्यूरिंग, या फिर यूं कहूं टू कनेक्ट, या इन द प्रोसेस ऑफ adding ING,
यानी आईएनजी जोड़ते समय या आईएनजी कलेक्ट करने की प्रक्रिया में द लेटर ई विल बी रिमूव्ड, यानी ये जो अक्षर ई है इसको हटा दिया जाएगा। सीधी सी बात है, अगर आप ये देख रहे हो COME लास्ट में ई लगा है तो आप ई को क्या कर दो, हटा दो इस ई को हटा दो और फिर आईएनजी जोड़ दो। कमी, ई हट गया, देखिए यही सही है। यानी वो सारी की सारी वर्ब्स टेक, लास्ट में ई लगा है, आप ई को छोड़िए और आईएनजी कनेक्ट कीजिए। टेकिंग यानी ई विल बी रिमूव्ड, ई को हटा दिया गया है। यहां ये बात सबसे ज्यादा ध्यान देने लायक है। नंबर 2 नंबर में आ जाइए। एक तो आपने सीखा, क्या सीखा कि वो सारी की सारी वर्ब्स जिनके अंत में ई लगा है, देन वी हैव टू रिमूव द लेटर ई। तब हमें ये जो ई लेटर है इसको हटाना ही पड़ेगा, इसके बाद आईएनजी हमें जोड़ना है। 2 नंबर में आपको क्या सीखना है? 2 नंबर में आपको देखना है ये वर्ब्स ending in any consonant, वो शब्द जो किसी व्यंजन पे खत्म हो रही है, विच इज, और वो व्यंजन विच इज फॉलोड बाई एनी सिंगल वर्ब। यहां ये सिंगल पे भी ध्यान दोगे, सिंगल वर्ब। क्या समझे आप? यानी वो क्रियाएं जो जिनके लास्ट में कोई व्यंजन लगा है, कहने का मतलब वाउल को छोड़ दो, ए ई आई ओ यू को हटा दो, वाई को भी छोड़ दो। इनके अलावा, इन 6 के अलावा अगर कोई कॉन्सोनेंट लगा है, क्योंकि वाई को भी सेमी वाउल माना जाता है, ये 6 छोड़ दो आप, ए ई आई ओ यू और वाई। बाकी जो 20 बच गए लेटर्स अल्फाबेट के, अगर उनसे अगर कोई वर्ब खत्म हो रही है, यानी लास्ट में अगर कॉन्सोनेंट लगा है और वो कॉन्सोनेंट जो लास्ट में लगा है इज फॉलोड बाय एनी सिंगल वाउल, और उससे पहले अगर कोई सिंगल वाउल आया है, देखिए मैं आपको बताऊं कौन से शब्द, जैसे ये शब्द, ठीक है, कट। यहां इसको देखिए, आप इस सूत्र को समझिए कि ये ऐसी वर्ब है जो कॉन्सोनेंट टी पे खत्म हो रही है, लेकिन इसमें एक शर्त और है, और ये जो विच इज फॉलोड बाय, ये जो टी है इज फॉलोड बाय, ये किसके बाद आया है? सिंगल वाउल, यानी यू से पहले, यू इससे पहले यू लगा है। कहने का मतलब वो वर्ब्स जिनके लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है लेकिन उससे पहले अगर कोई सिंगल वाउल है तो करना क्या है? तब क्या करना है? वी हैव टू डबल, वी हैव टू डबल, डबल दगुना करना या मैक डबल कर दो, वी हैव टू डबल द लास्ट कॉन्सोनेंट। तब हमें अंतिम में लगे कॉन्सोनेंट को डबल करना होता है, या फिर यूं कहूं कि इन द प्रोसेस ऑफ एडिंग आईएनजी वी हैव टू मेक द लास्ट कंसोनेंट डबल, यानी आईएनजी जोड़ने की प्रक्रिया में हमें लास्ट में लगे कॉन्सोनेंट को डबल कर देना है। लेकिन शर्त ये है, डबल कब करोगे आप? डबल तभी करना है जब उससे पहले कोई वाउल जुड़ा हुआ हो, ठीक है, उससे पहले कोई वाउल जुड़ा हुआ हो, और लास्ट में वाई जो है आप उसको कॉन्सोनेंट नहीं मानोगे। जैसे यहां पे कट शब्द था, ठीक है, यहां पे स्विम शब्द है, ठीक है, यहां पे रन शब्द है, ठीक है, इनको गौर से देखिए आप, क्या लिखा है? CUT, लास्ट का T कॉन्सोनेंट है, लास्ट का M कॉन्सोनेंट है, लास्ट का N कॉन्सोनेंट है। गौर से देखोगे, इनसे पहले एक वाउल U लगा है, इससे पहले एक वाउल I लगा है, इससे पहले एक वाउल U लगा है। एक ही होने चाहिए, ये डबल नहीं होने चाहिए, तब लास्ट का कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा, CUTTING होगा। यानी एक ING आपने जोड़ा, उससे पहले एक T आपने अपनी ओर से लगाया, ठीक है। स्विम, SWIM, लास्ट का कॉन्सोनेंट है, इससे पहले वाउल है तो एक M आप और डालिए, लास्ट के कॉन्सोनेंट को डबल कर दीजिए। स्विमिंग, रन,
आर यू, यू वाउल है और एन कॉन्सोनेंट है, तो एक वाउल है, आप इसको डबल कर दो, रनिंग। लेकिन ध्यान देने लायक बात यह है कि ये सिंगल ही होना चाहिए। जो पहले वाउल आता है, लास्ट के कॉन्सोनेंट से पहले जो वाउल आता है, ये सिंगल होना चाहिए, डबल नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहां पर यूं कहें रीड, आप ये कह दोगे डी कॉन्सोनेंट है, इससे पहले वाउल लगा है, लेकिन गौर कीजिएगा इससे पहले डबल वाउल है, इसीलिए खाली कुछ नहीं करना और आपको आईएनजी ही जोड़ना है, रीडिंग। ठीक है, 3 नंबर बात और सीख लीजिए, और उसके बाद जितनी भी वर्ब्स बच जाती हैं उनमें आप सीधा आईएनजी कनेक्ट कर दो, कोई आपको सोचने की जरूरत नहीं है। और 3 नंबर बात में आपको क्या सीखना है, देखिए, यानी उसमें ये है वर्ब्स एंडिंग इन IE, ई अलग था, कॉन्सोनेंट से खत्म होने वाले, उससे पहले सिंगल वाउल अलग है, और तीसरे नियम में वो वर्ब्स जो IE के साथ खत्म होती हैं, कहने का मतलब जिनके लास्ट में IE लगा है। ठीक है, तब करना क्या है, देखिए इसके एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए टाई, बांधना, लाई, पड़े रहना या झूठ बोलना। ठीक है, डाई, ठीक है, मरना। यहां आप ध्यान दोगे कि ये किस पे खत्म हो रही है, और ऐसे तो पर्टिकुलर 3-4 वर्ब भी हैं, ज्यादा है भी नहीं, IE पे खत्म हो रही है। तो करना क्या है, हमें क्या करना है, देखिए हमें क्या करना है, IE, ये जो लास्ट में IE लगा है, IE विल बी चेंज्ड, IE को बदल दिया जाएगा, ट्रांसफॉर्म नहीं किया जाएगा, बदल ही दिया जाएगा, इसको बदल ही देंगे, विल बी चेंज्ड इनटू Y, IE को Y में बदलेंगे, एंड देन वी हैव टू कनेक्ट ING, और फिर हमें ING जोड़ना है। क्या सीखे बताइए, वो वर्ब्स, वो क्रियाएं जो IE पे खत्म हो रही हैं, यानी कहने का मतलब जिनके लास्ट में IE लगा है, हमें क्या करना है, IE विल बी चेंज्ड इनटू Y, इस IE को Y में बदल देंगे, IE को Y में बदल करके ING कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे अभी इन्हीं की बात करें तो क्या हो जाएगा, IE को आपने Y में बदला, टाइम, बांध रहे, लाइन, जो बोल रहे या गिरे हुए हैं, और डाइंग, मर रहे। यहां देखिए IE को किस में बदला, Y में, और जोड़ना क्या था, ING। सो सिंपल। ये 3 बातें आप याद रख लोगे, और इन 3 के अलावा जितनी भी वर्ब्स हैं जो इन 3 रूल में शामिल नहीं हैं, उन सब के साथ यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट ING, उन सब के साथ आप सीधा ING जोड़ सकते हो, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत आपको नहीं है। तो अब वापस आ जाइए अपने टॉपिक पे, वी आर लर्निंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड टाइमिंग, और बाद में यूज में देखेंगे उसका उपयोग और उसका सीक्वेंस अगर है तो। लेकिन यहां आप मुद्दे पे रहिए, 2 बातें हमने देख ली, दोनों टॉपिक इसके, इनकी हेल्पिंग वर्ब और इसकी मेन वर्ब का फॉर्म, यानी चौथी फॉर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है। 3 नंबर में अगर इस टेंस की तीसरी बात अगर अपन देखें तो वो है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान ले, ज्यादा कोई क्रिटिकल तो ये है ही नहीं, क्या, सेंटेंस बिल्डिंग, यानी वाक्य टेंस के अकॉर्डिंग जो 4 प्रकार के हैं उनका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, वाक्य निर्माण के फॉर्मूलाज क्या रहेंगे। तो देखिए अपने पास एक में क्या था, एक में था अपने पास एफर्मेटिव, ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंस। तो यहां सबसे पहला सेंटेंस या टेंस का मेन मुद्दा ये होता है, तब ये कैसे बनता है, सब्जेक्ट, आप इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी हेल्पिंग वर्ब लगाओगे जो भी डिजायरेबल है, जो भी डिजर्व करती है, जैसे सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम, और फिर मेन वर्ब की 4th फॉर्म आपके पास है ही, जिसको ING फॉर्म बोलते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट जो भी है सीधा डायरेक्ट आ जाता है। जरूरी नहीं कि हर और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही आए, ये जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस रहेगा। और दूसरा अगर देखें अपन, निगेटिव सेंटेंस,
तो इसमें भी कोई खास बात नहीं है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाता है, सब्जेक्ट या जैसे मॉडल के बाद नोट लग जाता है वैसे ही सब्जेक्ट प्लस, या तो आप कहोगे इज नोट, भाई इसको इजेंट भी बोलते हैं, और आर नोट आरंट बोल देते हैं, या एम नोट और प्लस वही वर्ब की चौथी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट या कोई कॉम्प्लीमेंट अगर आवश्यकता अनुसार टेंस के अनुसार। तीसरे की बात करें तो वो है अपने पास कौन सा, इंटेरोगेटिव और सेंटेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आओ क्योंकि टेंस के अंदर डिस्क्रिप्टिव टाइप या WH वर्ड टाइप क्वेश्चन का कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ यस नो टाइप क्वेश्चन, इसके बारे में अपन बेसिक में बात कर चुके हैं। तो पहले आ जाएगा इज, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर, अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो एम, प्लस जो भी सब्जेक्ट है वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म ING फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट या एडवर्बियल जो भी आया है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क पे वाक्य खत्म हो जाएगा। और चौथा जो है, यद्यपि इनकी बार बार चर्चा करने की जरूरत ही नहीं, ये समझ में आ जाते हैं हमारे इजीली। चौथा जो है वो साथ में इंटरोगेटिव है और साथ में निगेटिव है, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर बनेगा तो प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक को बनाए रखने के लिए वही आप क्या करोगे, इज एम आर को आवश्यकता अनुसार सब्जेक्ट से पहले लेके आओगे। अब याद रखो ये साथ में नोट भी है, तो नकारात्मक वाक्य के अंदर सीधा हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगता है, लेकिन यहां सब्जेक्ट के बाद, और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो भी, और ये भी इंटरोगेटिव है तो लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन। ये था। तो ये मैंने इस टेंस की खाली बेसिक बातें आपको बताई, और वो पिछले टेंस वाली बात। अभी तक हमने टेंस की शुरुआत ही कहां की है, हमें टेंस की शुरुआत रियल में अब करनी है, जो आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। हमारा मेन मुद्दा वो है, परीक्षा में आपसे जो पूछे जाएंगे वो रहेगा हमारा मेन फोकस। और परीक्षा में पूछे जाने के लिए हमें सीखना पड़ेगा हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज द गिवन सेंटेंस दैट दिस सेंटेंस इज बिलोंग टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हमें सीखना यह है कि दिया गया जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस का वाक्य हो सकता है, तभी तो हम उस टेंस की सहायक क्रिया प्लस मेन वर्ब का सही रूप खालिस्तान में फिलअप कर देंगे और हम सही हैं अपनी जगह। तो ये पहचानने के लिए इसी को कहते हैं कि टेंस का उपयोग कहां होता है। अब देखिए, द यूज ऑफ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और या फिर कहूं कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग। और बिल्कुल एक ही मेथड है, यही मेथड है, बिल्कुल इजीएस्ट मेथड, द इजीएस्ट मेथड जो मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले तो पहचानेंगे रिलेटेड एडवर्ब से, वो एडवर्ब्स जो आपको बता देंगे, देखते हैं हाँ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी हो सकता है, क्योंकि कंफर्म नहीं है। आपने ऑलवेज प्रेजेंट सिंपल में पढ़ा है, ऑलवेज इसमें भी आता है, अभी बताऊंगा आपको, लेकिन वो आपको लगभग एक इंडिकेशन कर देती है, इंडिकेट कर देती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं रूल नंबर 1 में, जो एडवर्ब्स है हर टेंस की शुरुआत उसी से करेंगे, यानी इनका प्रयोग पहले क्या होता है, विद सम रिलेटेड टाइमली एडवर्ब्स या एडवर्ब ऑफ टाइम्स कहते हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, यानी संबंधित और एडवर्ब्स के साथ, यानी कुछ क्रिया विशेषण जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड होती हैं। ये मतलब ये क्यों दिखा रहा हूं मैं, याद रखना, ये है टू आइडेंटिफाई द टेंस, यानी ये हमें इस टेंस को पहचानने में हमारी मदद करती है। और ये कौन सी है, देखिए, इनको आप बिल्कुल लर्न बाय हार्ट, इनको आप कंठस्थ कर लो। और मैं आपको बता दूं, इनको याद रखने का आसान सा तरीका भी है। जैसे इससे अगले टेंस की बात करो, रिसेंटली, अभी हाल ही में कोई कार्य हो चुका है, ऑलरेडी, पहले से ही मैं कोई कार्य कर चुका हूं, तभी तो आएंगे शब्द। पिछले वाले में चले
ऑलवेज हमेशा कोई कार्य होता है, डेली रोजाना कोई कार्य होता है, एवरी प्लस टाइम हर बार कोई कार्य होता है, नेवर कभी नहीं होता है, यूजुअली, ओपन, जनरली, प्राय करके, सामान्य, आमतौर पे कोई कार्य होता है। तो वो टेंस का एहसास कराती है कहीं ना कहीं। इसमें अगर हम देखें तो देखिए नाउ, अब, और अब अगर जिक्र अब का होगा तो आपको पता है कि अब उसी कार्य के बारे में बताया जा रहा है दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो बोलने के समय प्रगति पर है। नाउ, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, तो अब यानी अब हम उसी बात का जिक्र करेंगे ना जो कार्य प्रगति पर है। तो अब ये किससे रिलेटेड हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूस से हुआ। तो हर शब्द टेंस से रिलेशन रखता है, और वो सारी की सारी टाइमली एडवर्ब्स या एडवर्ब्स ऑफ टाइम होती हैं जो समय से आपको अवगत कराती हैं। इसीलिए अपने टॉपिक का नाम भी टेंस एंड टाइम है। नाउ, इसी से आगे बढ़िए, नाउ ए डेज, यानी अब हाल के दिनों में, या फिर एट प्रेजेंट, या एट दिस टाइम, टाइम के लिए इसी क्षण भी आ सकता है, जैसे एट दिस मोमेंट, या फिर इन दीज डेज, इन दिनों में क्या चल रहा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा शब्द है एक स्टिल। ठीक है, दिस इवनिंग, यानी इस शाम जो आप कोई कार्य करने जा रहे हो, दिस मॉर्निंग, और प्राय कई बार टू डे और टू नाइट से भी पहचान हो जाती है, यानी इससे रिलेशन रखते हैं, टू डे टू नाइट। अब यहां मेरा हमेशा फोकस किस चीज पे रहता है? मैंने आपको दो बातें शुरू में बता दी थी कि आप अध्ययन के दौरान दो चीजें अगर आप रखते हो तो मैं कह रहा हूं आपकी थ्योरी और आपका जो लर्निंग वे वो बदल जाएगा। एक तो एक्सीडेंटल स्टडी, यानी अध्ययन आप पैराग्राफ का कर रहे हो, साथ में सीखो ग्रामर, जहां भी आ रही उसको वही सीख लो। अगर नई बात जहां पे भी सीखने को मिल रही है उसको बोलते हैं एक्सीडेंटल स्टडी। यानी आप बस में भी सफर कर रहे हैं और आपके मतलब सामने दो लोग चर्चा कर रहे हैं आपके सिलेबस की, आप कान बंद करके मत बैठिए, उसको सुनिए, आप वहीं सीख जाओगे। यही होती है एक्सीडेंटल स्टडी। अक्षमात जहां सीखने को मिले सीख लो। और एक है कंपेरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन। दो चीजों की तुलना करके पढ़ोगे, आपका जो लर्निंग प्रोसेस है मैं बोलता हूं लॉन्ग लास्टेड हो जाएगी और सो इजी और बहुत ही आसान हो जाएगी। कैसे? यहां क्या सीख रहा है? जैसे कि आपने पहले टेंस में सीखा था एवरी और ईच प्लस टाइम, ये प्लस टाइम तीनों में सिंपल में चलेगा। पास्ट सिंपल में लास्ट प्लस टाइम हो जाएगा, फ्यूचर सिंपल में नेक्स्ट प्लस टाइम हो जाएगा। यहां देखिए ये कंटिन्यूस है तो अगले कंटिन्यूस से इसकी तुलना कर दो, पास्ट कंटिन्यूस से। इसमें दो चीजें आई हैं, एट दिस टाइम और एक आया है इन दीज डेज। इस पे ध्यान दीजिए आप। एट दिस टाइम, दिस का पास्ट दैट होता है, एट दैट टाइम होते ही पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। इन दीज डेज, दीज का पास्ट दोज होता है, इन दोज डेज होते ही पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। तो ये बातें जब आप सारी की सारा अपन पूरे टेंस सीख लेंगे, उसके बाद जब कंपेरेटिव में आपको सूत्र बना के दूंगा तो ये बड़े इजी हो जाते हैं। तो ये थे आपके सबसे पहला तरीका टेंस को आइडेंटिफाई करने का। ये इनके एग्जाम्पल्स अपन एक दो देख लें, बाकी अपन को एक्सरसाइज, ये चारों टेंस पूरे होते ही हमें लंबी एक्सरसाइज हम करनी है और उसके अंदर वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स भी अपन इंक्लूड करेंगे जो गत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो फिर देखिए फैंसी की अगर बात करें अपन, जैसे यहां मैं कहूं इट, खालिस्तान, स्टिल, खालिस्तान, रेन, ये बोर्ड की परीक्षाओं में कई बार पूछा गया सवाल है। तो यहां कुछ नहीं आया, सिर्फ सब्जेक्ट आया है और वर्ब जो है ये ब्रैकेट में दे रखी है और एक ये खुशबूदार शब्द आया है जो खुशबू दे रहा है आपको, आपके कान में धीरे से बता रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। यही शब्द आपको धीरे से आपके कान में कह रहा है कि दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, भर दो। और प्रेजेंट कंटिन्यूस माइंड में आते ही दो बातें तुरंत सामने आ जानी चाहिए कि दिया गया सेंटेंस किस प्रकार का है, सिंपल है यानी एफर्मेटिव है, और फिर वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। तो एक वचन कर्ता के साथ इसमें हेल्थी वर्ब किसका प्रयोग करते हैं, इज,
और वर्ब के साथ करते हैं आईएनजी का प्रयोग, तो एन तो कॉन्सोनेंट है लेकिन लास्ट में क्या है, वर्षा होना, ये नाउन भी है और वर्ब भी है। डबल वाउल आया है तो कोई भी नया नियम इसमें नहीं है, सीधा ही क्या जोड़ दो, आईएनजी। इज रेनिंग बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूस, और इस शब्द ने आपको बता दिया। तो इट इज स्टिल रेनिंग, अब भी कहने का मतलब कोई कार्य जारी है, अब भी वर्षा हो रही है, ठीक है। या फिर जैसे आई खालिस्तान, बिल्कुल इजी सेंटेंस ले रहे हैं। टीच यू इंग्लिश नाउ, और देखें जैसे दे खालिस्तान मेक ए न्यू प्रोजेक्ट for the building in these days। या फिर मैं कहूं ऑल स्टार्स खालिस्तान टेक रेस्ट at their houses in these days। ये सारे के सारे इनमें शब्द आ रहे हैं, और जिनमें शब्द आ रहे हैं उनमें कोई दिक्कत वाली बात जो है वो नहीं है। कैसे, देखो, दे आर मेकिंग, ये आपका आंसर, दे आर मेकिंग ए न्यू प्रोजेक्ट फॉर द बिल्डिंग, वो इमारत के लिए एक नया प्रारूप बना रहे हैं इन दिनों में, ये पहचान है, ये शब्द आया। ऑल स्टार्स आर टेकिंग रेस्ट एट देयर हाउसेज, सारे के सारे जितने भी सितारे हैं, फिल्मी सितारे या जो भी स्टार्स हैं, वो सारे के सारे अपने घरों में विश्राम कर रहे हैं इन दीज डेज, ये आपकी पहचान है। नाउ है, नाउ एक डेज है, तो इनसे रिलेटेड अपना एग्जाम्पल से देखते रहेंगे। आप जो शब्द मैंने, जो एडवर्ब ऑफ टाइम्स रिलेटेड टू प्रेजेंट कंटिन्यूस जो मैंने दिखाई है, इनको आपको क्या करना है, लर्न बाय हार्ट करना है, बिल्कुल कंठस्थ आपको इनको करना है। 2 नंबर में आ जाए, 2 नंबर में देखिए, इस टेंस का मोस्टली यूज तो एडवर्ब के साथ ही होता है, लेकिन फिर भी अगर सेंस की बात करूं कि आपको सेंस के अनुसार सीखना है या फिर वाक्य के भावार्थ के अनुसार आपको सीखना है, तो 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर में आपको क्या बताना है, 2 नंबर में वो कार्य इंक्लूड करने हैं सबसे खूबसूरत, यानी इसमें वो एक्शंस या इंसिडेंट शामिल हैं, द एक्शंस और इंसिडेंट्स occur at the time of speaking, यानी वो कार्य या घटनाएं जो बोलने के दौरान प्रगति पर हैं, या फिर यूं कहूं मैं द एक्शंस और इंसिडेंट्स, ठीक है, यहां मैं कह दूं गोइंग ऑन, जो प्रगति पर हैं, जो प्रगति पर हैं, जारी हैं, चल रही हैं, कब, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के दौरान। तो उसमें अगर एडवर्ब आ रही है तो ठीक है, अगर एडवर्ब नहीं भी आ रही है तो आप उनको सीख लोगे। कैसे, जैसे इसके में, और इसमें कुछ पहचान है जो मैं लिख नहीं सकता क्योंकि वो परमानेंट नहीं है, लेकिन अपने याद करने के सूत्र हैं, तरीके तो हैं, और हम में और आप में यही फर्क है। जब आप पढ़ते हो तो ये ग्रहण नहीं कर पाते हो छोटे छोटे टिप्स, और हम आपको इन चीजों से थोड़ा अवगत करा देते हैं। देखिए ऐसे सेंटेंस कैसे बनते हैं, इनके लास्ट में आपको ऐसे शब्द लगभग मिल जाते हैं, जैसे कि शुरू में वर्ब आ गई लुक, या फिर मैं कहूं डोंट रन, फिर कोमा, या फिर मैं कहूं कीप साइलेंट,
फिर कोमा, या फिर मैं कहूं मैट हेस्ट, ठीक है। या फिर जैसे कहें, इनका एग्जाम्पल देख लीजिए पहले, ये क्या देख रहे हैं आप, वब कोमा, वब कोमा, वब फिर कोमा, वब फिर कोमा। कहने का मतलब पहले आपको थोड़ा इंपेरेटिव सेंटेंस दिया जा रहा है, पहले आपको इंपेरेटिव यानी आज्ञासूचक जो सेंटेंस, ये बातें हमने बेसिक में सीख ली थी, इसीलिए मैंने बेसिक पहले पढ़ाया था। सबके अलग अलग तरीके होते हैं, हो सकता है मेरा तरीका आपको पसंद ना आए, लेकिन मैं आपको जोड़े रखूंगा पॉइंट टू पॉइंट, जो आपस में इंटर रिलेटेड हैं, उसी अनुसार ही अपन आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए जरूरी है कि आप प्रत्येक वीडियो देखें, और इसीलिए मैं हर वीडियो में नंबरिंग लगा रहा हूं, नंबरिंग कर रहा हूं, ताकि आपका कोई भी वीडियो बीच में मिस ना हो। अगर आप एक भी वीडियो बीच में मिस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कड़ी को तोड़ रहे हैं, आप अपनी जो अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस है उसको आप तोड़ रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि आप सारी बातें समझ पाए, इसीलिए सारे के सारे वीडियोज आप कॉन्स्टेंटली देखें। लुक, ये पहचान है एक तौर पे, यहां नहीं लिखी मैंने, यहां तो मैंने वो ही लिखी है। कहने का मतलब बोलते समय लुक, देखो देखो, अब आपको वहां दिखाया जा रहा है जहां कोई कार्य प्रगति पर है। डोंट रन, दौड़ो मत, क्योंकि दूसरा कार्य हो रहा है। कीप साइलेंट, चुप रहिए, क्योंकि कोई ना कोई कार्य प्रगति पर है। मैक हेस्ट, जल्दी कीजिए, क्योंकि कोई ना कुछ आपका निकल रहा है। तो यानी अगला कार्य प्रगति पर होगा, इनसे पहचान है, सेंस इसका ये है। जैसे लुक, और फिर मैं कहूं द बर्ड्स, खालिस्तान, फ्लाई हाई इन द स्काई, ठीक है, ये सेंटेंस है। डोंट रन, दौड़ो मत, और फिर मैं कहूं द ट्रेन खालिस्तान कम फास्टली, फास्टली एडवर्ब है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। कीप साइलेंट, चुप रहिए, द बेबी खालिस्तान स्लीप कामली, शांतिपूर्ण। मैक हेस्ट, जल्दी कीजिए, यू खालिस्तान गेट लेट, जल्दी कीजिए, आपको देरी हो रही है। ये सारे के सारे वो एक्शन हैं जो बोलने के दौरान प्रगति पर है, ये वो हम बोल रहे हैं, और जरूरी नहीं कैसा है ही, लेकिन मैंने आपको सबसे इजीएस्ट तरीका बताया है। लुक, देखो, इसमें कोई एडवर्ब नहीं आई, कैसे पहचानोगे? इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, आप इनके भाव के अनुसार, इसके सेंस के अनुसार पहचानोगे। क्या है? लुक, देखिए, क्या दिखाया जा रहा है? वो कार्य दिखाया जा रहा है जो प्रगति पर है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग, देखिए, द बर्ड्स आर फ्लाइंग, देखिए पक्षी उड़ रहे हैं। डोंट रन, दौड़ो मत। द ट्रेन इज कमिंग फास्ट, गाड़ी तेजी से आ रही है। लास्ट का लगा ई, हटा दिया, देना है आपको। कीप साइलेंट, चुप रहिए, दूसरा कार्य प्रगति पर है, और वो क्या है? द बेबी इज और स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। और मैक हेस्ट, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, यू आर गेटिंग लेट, आपको देरी हो रही है। यहां ध्यान दो, टी लास्ट में कॉन्सोनेंट है, इससे पहले सिंगल वाउल आया है, तो टी को डबल करना नहीं भूलें, गेटिंग। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन में उल्लू बनाने के लिए सीधा यूं भी आ सकता है, एक ऑप्शन में, एक ऑप्शन में आपको डबल टी से पूछा जा सकता है। तो यहां आप सही है, यहां गलत है, ठीक है। तो ये अपने दो रूल हो गए। अब इसमें 1, 2, 3 जितने भी सामान्य रूल बचे हैं, क्योंकि ये बड़ा इजी टेंस है, इसको अपन कल पढ़ेंगे। लेकिन आप याद रखिएगा, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अगर आप ये फील कर रहे हैं कि हाँ, हमें सीखने के लिए कुछ नया मिल रहा है, या बहुत कुछ नया मिल रहा है, या हम बड़े इजी वे में इसको समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और जो आइकन बेल आपको दिखाई दे रही है उसको प्रेस करना नहीं भूलें, ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। जब भी मैं नया वीडियो डालता हूं तब आपको नोटिफिकेशन मिले। तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, और आपके जो क्लासमेट्स हैं उनको शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, क्योंकि हर जो ट्यूटर है जो आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा है, उसका यही एक रिवार्ड है,
कक्षा ऑफलाइन क्लास होती है, हम बच्चों से इंटरेक्ट होते हैं, फेस टू फेस होते हैं, उनको टॉपिक से इंटरेक्ट करवा लेते हैं। और आप हमसे दूर बैठे हो तो आपका हमारे बीच इंटरेक्शन का यही एक माध्यम है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जहां भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है या हमसे कुछ आप उम्मीद कर रहे हो तो कमेंट के जरिए हमें बताइए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।